Hello everyone, this is lecture number 7, subject name Database Management System RDBMS, second year, third semester, Diploma Computer Engineering MSBTE, right? Today we are going to learn about the normalization in DBMS, okay? Before this lecture we have discussed the different topics in DBMS, okay, and this topic is very important regarding the exam. In every question paper at least one question asked in question number 4 and 5 regarding normalization, right? So what is normalization? Start with questions of which is asked in a exam. So first question, define normalization, list is type, okay? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन लेक्चर नंबर 6 और ये टॉपिक ही नॉर्मलाइजेशन का है, तो ये मैंने क्वेश्चन वापस ले लिया। और दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डिफाइन नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इज टू गोल्स, एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन है वो डेफिनेशन के रिलेटेड है, राइट। इस बिलोंग्स टू डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ओके। सो वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप माइंड में रखो कि किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, राइट, डेटाबेस इम्पोर्टेंट है, राइट। फॉर एग्जांपल हमको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर लेते हैं तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, हमने एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस में सब कुछ देखा, राइट। एयरवे रिजर्वेशन सिस्टम है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है यार, ओके। तो जितने भी डेटाबेस के जितने भी सॉफ्टवेयर हमको बनाने हैं, राइट, उसके कंसेप्ट हो गए, राइट। और सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए दो चीज़ रिक्वायर्ड है, एक है फ्रंट एंड और सेकंड है बैक एंड, राइट। तो कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो सबसे पहले उसका डेटाबेस डिज़ाइन होता है, राइट। एक बात याद रखो, इन कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी ऑल्सो दे मस्ट क्रिएट डिज़ाइन डेटाबेस, राइट। पहले बैकएंड उसका डिफाइन होगा, डिज़ाइन होगा, और बैकएंड जितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सॉफ्टवेयर होगा, राइट। जैसे कि हमने बैंकिंग के सॉफ्टवेयर है, राइट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के सॉफ्टवेयर है, हर बैंक का वेबसाइट है और हर बैंक में हम जाके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके, राइट। तो ये थ्रू सॉफ्टवेयर हो रहा है। जैसे कि हम एटीएम मशीन में भी अगर पैसा निकालते तो भी वो थ्रू सॉफ्टवेयर हो रहा है। हम यूपीआई जैसे कि गूगल पे और फ़ोनपे, पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते उसके पीछे भी डेटाबेस है, राइट। तो कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसका डेटाबेस डिज़ाइन करना कंपलसरी है, राइट। और जो उसका डेटाबेस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग एप्लीकेशन बनेगा, राइट। तो डेटाबेस को स्ट्रांग कैसे होगा? अगर डेटाबेस में रिडंडेंसी नहीं होगा, डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी नहीं होगा, डेटाबेस कॉन्साइज होगा, प्रीसाइज होगा, परफेक्ट होगा, एरर नहीं होगा डेटाबेस के अंदर, राइट, ओके। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में अगर एक भी क्वेरी ऊपर नीचे हो जाती है या कोई हैक कर लेगा या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन करके कोई अपना खुद का हैकर अपना कोड डाल के ट्रांजेक्शन करेगा, तो सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस को सिक्योर डेटाबेस सिक्योर भी होना चाहिए, राइट। तो वो सब चीज़ें हमको ध्यान में लेनी है। तो एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर इन फ्यूचर कोई कंपनी में आप जॉब करते हो, राइट, तो आपके पास एज अ टीम लीडर और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट, आपको एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटाबेस को डिज़ाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेरा बैंक है और आपको बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको कितनी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। बैंक की ईआर डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, कस्टमर,
देन बाद में तुम्हारा अकाउंट, राइट, उसके बाद तुम्हारा कस्टमर और अकाउंट का रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, अभी बैंक डिटेल, बैंक की ब्रांच का डिटेल, राइट, वो सारे टेबल्स हो गए। तो वो हम आपको इतना परफेक्ट बनाना है बैक एंड कि आपका फ्रंट एंड ईजिली उसके ऊपर रन हो सके, राइट। तो ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है, राइट, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा कंसेप्चुअल ईआर डायग्राम के ऊपर, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर रिलेशनशिप बनाना है, उसके अंदर हमारा क्या कंस्ट्रेन यूज़ करने हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, नोटनल, डिफ़ॉल्ट, राइट, वो सारे कंस्ट्रेन भी यूज़ करने हैं, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द डिज़ाइनिंग डेटाबेस, राइट। ये क्या है, एक प्रोसेस है जो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, राइट। तो हमको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे और इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि डेटाबेस में जो इनकंसिस्टेंसी एंड द रिडंडेंसी रिमूव हो जाए, कि डेटाबेस में डेटा कंसिस्टेंस रहे एंड डेटाबेस में जो रिपीटेशन है वो दूर हो जाए, राइट, रिमूव हो जाए। तो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ये देखो ये कंसेप्ट है, इसके पीछे डेटाबेस बनाने के पीछे हम रियल वर्ल्ड में सारे एग्जांपल देख रहे हैं और ये सारे जो फैक्ट है, ये जो प्रोसेस है, उसे प्रोसेस के थ्रू ही हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट। तो तुम्हारा ब्रांच कंप्यूटर है तो तुमको आगे जाके वही चीज़ें करनी है हमको, तो वो चीज़ पे हमको ध्यान रखना है, राइट। तो डेफिनेशन में बोलता हूँ, द नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्जर टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल, राइट। लार्जर टेबल को क्या डिवाइड करना है, स्मॉल टेबल में, और ये प्रोसेस को डिकम्पोजिशन बोलेंगे, डिवाइडिंग, राइट। एंड मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप मेंटेन करना है, राइट। और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमको प्राइमरी की एंड फॉरेन की यूज़ करना है, राइट, फॉर रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी एंड रिड्यूसिंग डेटा इनकन्सिस्टेंसी, राइट। ये सब प्रोसेस हमको क्यों करना है कि डेटाबेस में रिडंडेंसी दूर हो जाए और डेटाबेस में इनकन्सिस्टेंसी दूर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन है, द नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू डेटाबेस, राइट, एंड द normalization divide the larger table into the smaller tables and links them using relationship। तो relationship maintain करेंगे by using the प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो इसका टाइप है 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, राइट। तो ये हमको कंसेप्ट भी समझना है और क्वेश्चन को का आंसर भी लिखना है, राइट। तो ये नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन हो गया, राइट। अब देखो नॉर्मलाइजेशन हमको कब करना है, नॉर्मलाइजेशन हमको क्या करना है कि पहले डेटाबेस क्वेरी से डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हमको ये प्रोसेस ऑन पेपर करना है, राइट। उसके बाद टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि आपने एक टेबल क्रिएट कर दिया, राइट, और वो टेबल आपने बड़ा लार्जर टेबल क्रिएट कर दिया, तो वो टेबल क्रिएट हो जाने के बाद हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑन पेपर वो टेबल को डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका स्मॉलर टेबल बनाएंगे, वो टेबल के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डेटाबेस को वन नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हम उसको क्या करेंगे, जाएंगे, उसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू द डेटाबेस एंड dividing the larger table into smaller table and the maintain the relationship between tables for avoiding reducing data redundancy, right, डुप्लीकेशन को और इनकन्सिस्टेंसी को क्या करना है, दूर करना है, राइट। अब जो एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आया इस तरह, ये क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, डिफाइन नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इज 2 गोल्स, एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन विद एग्जांपल, ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आंसर हमको यही लिखना है, राइट। ओके, सेकंड इज द एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नीड ऑफ द नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का काम क्या है, नीड क्या है, राइट। तो वो हम देखेंगे, राइट। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन का नीड जो है वो एनोमलाइज, राइट, यानी जो एरर्स है, राइट, जो डेटा इंसर्ट डिलीट अपडेट करने के बाद जो एरर्स है उसको दूर करना, अपडेट एनोमलाइज, डिलीट एनोमलाइज एंड इंसर्ट एनोमलाइज। यानी कैसा होगा कि अगर मैं बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, राइट, अगर बैंक है जैसे कि SBI बैंक है, राइट, तो भोईसर में ही SBI के 5 से 6 ब्रांच हो गए, राइट,
और हर ब्रांच में अलग अलग कस्टमर का डेटा मेंटेन होगा। अगर सपोज कोई कस्टमर है, उसके 2 ब्रांच में 2 अलग अलग अकाउंट है, राइट, और या फिर एक बैंक का डेटा दूसरे बैंक के डाटा से लिंक है, राइट, ओके, तो अगर हम एक बैंक के अंदर डेटाबेस को अपडेट करेंगे, ओके, तो दूसरे बैंक में ऑटोमेटिकली डेटाबेस अपडेट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये बैंक का डेटा अलग हो जाएगा, वो बैंक का डेटा अलग हो जाएगा, राइट। एक बैंक में हमने क्या किया कि कस्टमर का नेम करेक्शन किया या उसका फ़ोन नंबर चेंज किया, तो दूसरी ब्रांच में भी उसका नेम और फ़ोन नंबर चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर अगर दूसरी बार वो दूसरे ब्रांच में जाके मनी जो विड्रॉ करेगा या मनी डिपॉजिट करेगा, तो उसको में क्या आना चाहिए, वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी नहीं आना चाहिए, नेम के साथ अकाउंट नंबर मैच होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ है कि अपडेट एनोमलाइज यानी कि डेटाबेस अपडेट करेंगे तो उसके बाद जो डेटा एक कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए, यानी सारे जो डेटाबेस पूरे ब्रांच में फैला हुआ है वो सारे ब्रांच के अंदर डेटाबेस को क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे। तो एक यूज़ हो गया कि अपडेट एनोमलाइज, अपडेट के जो एरर्स है उसको हमको दूर करना है बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन। सेकेंड इज द डिलीशन एनोमलाइज, यानी अगर सेम एग्जांपल है, अगर आप एक अकाउंट में से एक ब्रांच में से कस्टमर का अकाउंट क्लोज करते हैं तो दूसरी सारी ब्रांच में भी उसका अकाउंट क्लोज का हो जाना चाहिए, राइट। अदरवाइज वो क्या करेगा कि एक ब्रांच में क्लोज हुआ है, दूसरे ब्रांच में जाके वो अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो इस तरह हमको क्या करना पड़ेगा, सारी जो ब्रांचेस है उसमें अकाउंट उसका डिलीट होना चाहिए, या फिर उसके जो वैल्यू उसने अमाउंट को जो विड्रॉ लिया है तो सारे में अफेक्ट होना चाहिए, राइट। तो विड्रॉ लेने के बाद या फिर डिपॉजिट करने के बाद वो उस तरह हमको डेटाबेस अपडेट होना चाहिए, राइट। एंड इंसर्ट के एक ब्रांच में अगर डेटाबेस इंसर्ट किया है, कुछ डेटा इंसर्ट किया है, वो सारी ब्रांच में अपडेट होना चाहिए। तो दिस इज द नीड ऑफ द नॉर्मलाइजेशन, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है नीड ऑफ द नॉर्मलाइजेशन, तो वो ये इसका आंसर इस तरह हम लिख सकते हैं, राइट। मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, आप इसको नोटबुक में लिख सकते हो, राइट, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टेट एंड एक्सप्लेन 1NF विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा है, राइट। तो उसमें क्या आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन 1NF विथ एग्जाम्पल, स्टेट एंड एक्सप्लेन 2NF विथ एग्जाम्पल, स्टेट एंड एक्सप्लेन 3NF विथ एग्जाम्पल, या फिर ऐसे साथ में कंबाइन में आ जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन 1NF एंड 2NF, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये हम इसको देखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में एक क्वेश्चन इसका कंपलसरी रहता है, एक तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में रहेगा या फिर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में लेने का। तो हमको एग्जाम में पास भी होना है, एग्जाम में लिखना भी है, और ये हमको कंसेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए हमको सारे कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे, राइट। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लेते हैं फर्स्ट एन एफ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ओके। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, दिस रूल डिफाइंस दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन मस्ट हैव एटॉमिक। तो जितने भी एट्रीब्यूट है सारे के सारे एटॉमिक होने चाहिए। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक, एटॉमिक मीन्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फार्दर, राइट। यानी किसी चीज़ को हम फार्दर डिवाइड नहीं कर सकते, या कोई चीज़ नल नहीं हो सकती, राइट। दो चीज़ होती है, एक तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ वो नल नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर नल है तो वो एटॉमिक नहीं है। फॉर एग्जांपल नेम को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द मिडल नेम, राइट। अब फर्स्ट नेम जो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको फर्स्ट NF में रखना है तो हमको नेम को कंपलसरी 3 कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडल नेम, राइट। फिर फर्स्ट नेम जो कॉलम आएगा उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और फर्स्ट नेम में जो डेटा एंट्री करेंगे वो नल नहीं होगा, राइट। तो एटॉमिक का मतलब तो ये होता है कि टेबल में जो कॉलम है वो एटॉमिक होनी चाहिए, नॉट नल, एंड मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए, राइट। नो मल्टी वैल्यू एंड नॉट नल।
तो जो भी कॉलम होगा वो मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेम मल्टी वैल्यू है, नेम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से नेम हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जब भी नेम हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे नल वैल्यू हम पास नहीं करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि कोड्स एंड कंटेंट, राइट। तो कोड्स में एक प्रोग्रामिंग है और दूसरा वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे दिया है जावा, सी प्लस प्लस। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करें तो सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET, पाइथन, C#.NET, राइट। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, राइट। वेब टेक्नोलॉजीज की बात करें तो HTML, PHP, ASP.NET, JSP, ये सारी वेब टेक्नोलॉजी है। तो वेब टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है और प्रोग्रामिंग अलग चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे जो टेबल नंबर 1 है वो 1NF में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग में 2 वैल्यू है तो मल्टी वैल्यू है, राइट। और जो वेब टेक्नोलॉजी उसमें 3 वैल्यू है, HTML, PHP और ASP, राइट। तो इसमें 3 वैल्यू है, तो ये भी मल्टी वैल्यू है। तो हम ये जो कंसेप्ट है उसका टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? टेबल क्रिएट करने के टाइम हम क्या करेंगे कि प्रोग्रामिंग के साथ हर उस प्रोग्रामिंग के साथ जावा और C++, इस तरह क्या करेंगे कि हम एटॉमिक बनाएंगे। हर रो में डेटा होगा तो एटॉमिक होगा, राइट। तो नॉट नल भी नहीं है और मल्टी वैल्यू भी नहीं, तो वो एटॉमिक हो गया। तो जितनी भी सेल होगी वो सारी की सारी एटॉमिक होगी, उसके अंदर डेटा होगा, राइट। और उसके अंदर क्या होगा? डेटा होगा और मल्टी वैल्यू नहीं होगा, सिंगल वैल्यू होगा। इन शॉर्ट के कॉलम डेटा मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड नॉट नल, तो वो फर्स्ट NF हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हमको फर्स्ट NF अगर हमको क्रिएट करना है DBMS में, तो हम वहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट को यूज़ करेंगे। जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर 2 नॉट नल, नेम वेरकेर 20 नॉट नल। तो जितनी भी कॉलम है सारी कॉलम के सामने हमको नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे, तो टेबल ऑटोमेटिकली क्या होगा? 1NF में होगा, राइट। तो हमको टेबल क्रिएट करने के टाइम में क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टूडेंट का रोल नंबर, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ये 4 अलग अलग कॉलम निकालनी पड़ेगी और चारों कॉलम को हमको नोट नल करना पड़ेगा। जब ये चीज़ हम करेंगे तो हमारा टेबल 1NF में आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट NF अगर एग्जाम में आया तो आपको इस तरह का एग्जाम्पल देके आपको लिखना है। और क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर 2 नॉट नल, फर्स्ट नेम 20 नॉट नल, लास्ट नेम 20 नॉट नल, मिडल नेम 20 नॉट नल। इस तरह आप है ना लिख सकते हो, राइट। उसके बाद है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी एकदम इजी है। पहला तो क्या है उसका, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? टेबल मस्ट बी इन 1NF, राइट। टेबल मस्ट बी इन 1NF। और सेकंड कंडीशन है जो मैं बोल रहा हूँ कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? प्राइमरी की पे डिपेंड होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट पे। प्राइम एट्रीब्यूट यानी क्या? अन एट्रीब्यूट विच इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की इन नॉन एज प्राइम एट्रीब्यूट, राइट। एट्रीब्यूट विच इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। प्राइम एट्रीब्यूट यानी क्या? कि जो एट्रीब्यूट, जो कॉलम प्राइमरी की है उसको प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे, और जो कॉलम प्राइमरी की नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। तो जो कॉलम प्राइमरी के, जैसे कि रोल नंबर इज अ प्राइमरी की, तो रोल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है। और नेम इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्यों? नेम प्राइमरी की नहीं है, हमने प्राइमरी की रोल नंबर को डिफाइन किया है। तो फर्स्ट NF में आएगा नॉट नल कंस्ट्रेंट और सेकेंड NF में आएगा प्राइमरी की, राइट। तो ये हम इस तरह इसको डिफाइन करेंगे। टेबल मस्ट बी इन 1NF, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ द एनी कैंडिडेट की ऑफ टेबल। तो इसका मतलब यही हुआ कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, राइट। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल ये टेबल लिया है, स्टूडेंट, टीचर ID, सब्जेक्ट नेम एंड टीचर एज, ये एक एग्जांपल लिया है, राइट। जैसे कि एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, यानी जो टीचर का ID 111 है, राइट, वो UPS और DSU ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है, राइट। और उसका एज 26 है, राइट। सेकंड जो टीचर है वो, उसका जो टीचर ID है 222 और वो सब्जेक्ट DT और उसका एज है 27, वो पढ़ा रहा है। थर्ड टीचर है वो भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, DBMS CGR, राइट। उसका टीचर ID सेम है और
जो उसका एज है 28 एंड 28। इस तरह हमने ये टेबल को कंसिडर किया है। अब क्या है, अब इस ये टेबल के अंदर जो कैंडिडेट की है वो टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट, यानी टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट, उसको हमने क्या किया है, कंबाइनली प्राइमरी की डिफाइन किया है कॉलम लेवल पे, राइट। कॉलम लेवल पे हमने टीचर आईडी और सब्जेक्ट को प्राइमरी की डिफाइन किया है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो कौन सा, टीचर एज, यानी टीचर एज प्राइमरी की नहीं है, राइट। और हमने क्या कंपोजिट की क्रिएट की है टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट नेम एज अ प्राइमरी की, राइट। क्योंकि अगर हम टीचर आईडी एज अ प्राइमरी की ले गए तो एक टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो वहाँ पे एम्बिग्यूटी आएगा, वो प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक ही टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। हाँ, कॉम्बिनेशन 111 उप्स, तो ये एक प्राइमरी की हो गई, 111 DSU ये दूसरी प्राइमरी की होगी, राइट। तो कंबाइन ऑफ टू कॉलम एज अ प्राइमरी की हमने यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। और टीचर एज इज अ व्हाट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो द टेबल इज 1NF बिकॉज ईच एट्रीब्यूट हैज एटॉमिक वैल्यूज, राइट। सब में एटॉमिक वैल्यू, यानी पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, टेबल मस्ट बी इन 1NF। However, it is not in 2NF because non-prime attribute teacher age is dependent on teacher ID alone, which is which is a proper सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि टीचर एज है वो टीचर आईडी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बस सब्जेक्ट नेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। टीचर एज है वो टीचर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है पर सब्जेक्ट नेम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो ये क्या है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ओके। तो नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ द एनी कैंडिडेट की ऑफ अ टेबल। तो राइट, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर का एज है वो टीचर आईडी पे डिपेंड करेगा, राइट है ना, टीचर का आईडी डिपेंड करेगा। और एज और सब्जेक्ट का कुछ लेना देना नहीं है, टीचर आईडी और एज का रिलेशन है, यानी टीचर एज डिपेंड ऑन द टीचर आईडी। पर यहाँ पे सब्जेक्ट और एज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। एक पार्ट में डिवाइड करेंगे टीचर आईडी एंड टीचर एज। देखो यहाँ पे टीचर आईडी, हम यहाँ पे देखो डेटा रिडंडेंसी रिमूव हो गया, राइट। अब हमारा जो पहले जो टेबल था उसमें क्या हो रहा था, डेटा रिडंडेंट हो रहा था, 111 दो बार आ रहा है, 333 दो बार आ रहा है, राइट। तो वो यहाँ पे ये टेबल में हमने रिमूव कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हम जो टेबल बनाएंगे उसके अंदर टीचर आईडी एंड टीचर एज, यानी टीचर एज डिपेंड करेगा टीचर आईडी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो टीचर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की होगा और टीचर एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा जो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड टेबल में टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे टीचर आईडी एज अ प्राइमरी की एंड एक्ट एज अ फॉरेन की ऑफ द फर्स्ट टेबल। तो यहाँ पे टीचर आईडी एज अ फॉरेन की हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो टीचर आईडी आ गया, राइट। और यहाँ पे सब्जेक्ट डिपेंडेंसी आ जाएगा। तो फॉरेन की का कंडीशन अगर आपको याद हो तो फॉरेन की रिपीटेड हो सकती है, यानी फॉरेन की में वैल्यू, जो फॉरेन की का वैल्यू है वो जो पहला टेबल है उसके अंदर अवेलेबल रहना चाहिए और फॉरेन की के अंदर वैल्यू क्या होगी, रिपीटेशन होगी, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर आईडी को बिलोंग करेगा, राइट। यहाँ पे जो टीचर सब्जेक्ट का जो टेबल है, राइट, उसके अंदर टीचर आईडी एज अ फॉरेन की एक्ट होगा और टीचर डिटेल का जो टेबल है उसके अंदर टीचर आईडी एज अ प्राइमरी की रेक्ट होगा। तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी रिमूव हो गई और यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या कंडीशन, फर्स्ट टेबल मस्ट बी इन 1NF, तो ये तो 1NF में है, मल्टी वैल्यू नहीं है, नॉट नल नहीं है। सेकंड कंडीशन इज फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, राइट। तो यहाँ पे टीचर एज डिपेंड ऑन द क्या टीचर एज डिपेंड ऑन टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द टीचर आईडी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और एज का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पे रिमूव हो गया। तो ये टेबल सेकंड NF में हो गया, राइट। उसके बाद क्या है कि थर्ड NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की भी दो कंडीशन है, मैं एकदम इजी वे में आपको समझाऊंगा। ये कि पहला क्या है कि टेबल मस्ट बी इन 2NF, टेबल किस में होना चाहिए, 2NF में होना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी,
राइट। ये दो चीज़ खाली याद रखो, राइट, कि टेबल 2NF में होना चाहिए और ट्रांजिस्टिविटी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये ट्रांजिस्टिविटी डिपेंडेंसी क्या है वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो देखो यहाँ पे कैसा दिया है कि एक्स एरो ए दिया है, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स, इस तरह हम इसको बोलेंगे, राइट। तो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी क्या है कि ए बी डिपेंड ऑन अ ए, राइट। जैसे कि हम ये एग्जांपल में लेते हैं, राइट। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी क्या है वो देखने के लिए, क्योंकि 3NF में दो कंडीशन है, टेबल मस्ट बी इन 2NF एंड सेकंड इज द नो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी, राइट। तो वो जो सब लिखा हुआ है वो वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में एकदम उसको समझा रहा हूँ कि वो क्या है, राइट। देखो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल करके एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी एंड जिप कोड, यानी सिटी का जिप कोड जो पिन कोड होता है वो, राइट। वी फाइंड इट इन अबो स्टूडेंट डिटेल रिलेशन, स्टूडेंट आईडी इज अ की एंड ओनली प्राइम की एट्रीब्यूट, यानी स्टूडेंट आईडी क्या है वो प्राइमरी की है, राइट, प्राइम की है, राइट। वो खाली एक ही एज ए प्राइमरी की रिएक्ट होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट नेम तो दो स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं, सिटी तो दो स्टूडेंट एक सिटी में रह सकते हैं, और जो सिटी सेम है तो जिप कोड भी सेम ही रहेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे खाली स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की रिएक्ट हो रही है। वी फाइंड ए सिटी कैन बी आइडेंटिफाई द स्टूडेंट आईडी एज वेल एज द जिप इटसेल्फ, राइट। तो सिटी हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट आईडी से एंड पिन कोड से भी सिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। नाइदर जिप इज अ सुपर की नॉर इज सिटी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, यानी सिटी और जिप दोनों क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी है वो कैसे होगी वो आपको बताता हूँ कि जिप को डिपेंड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ स्टूडेंट आईडी, राइट, एंड सिटी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ जिप कोड, राइट। देखो ध्यान से सुनो, जिप कोड इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ स्टूडेंट आईडी एंड सिटी फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ जिप कोड, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी हो गई, तो ट्रांजिस्टिवली सिटी डिपेंडेंट ऑन अ स्टूडेंट आईडी, राइट। ओके, आई रिपीट, जिप कोड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ स्टूडेंट आईडी, ये कंडीशन, फिर सिटी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ जिप कोड, राइट। ओके, तो ट्रांजिस्टिवली सिटी इज डिपेंडेंट ऑन अ स्टूडेंट आईडी। तो ये रिलेशन हमको यहाँ पे ये ट्रांजिस्टिव जो डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे कि हमारा ये टेबल जो टेबल है उसको हमको दो टेबल में डिवाइड करना है। तो ब्रिंग दिस रिलेशन इनटू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वी ब्रेक द रिलेशन इनटू द टू रिलेशन एज फॉलो, राइट। पहला क्या है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड जिप, राइट, जिप कोड को बना दिया। यहाँ पे क्या था कि जो सिटी और जिप पे डिपेंडेंट था, राइट, फंक्शनली डिपेंडेंट था सिटी जिप पे, तो सिटी और जिप को मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब ये अगर देखो इसमें मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ पहले से क्वेश्चन के साथ, राइट, कि फर्स्ट एनएफ में दो कंडीशन है, एक तो एटॉमिक मीन्स व्हाट, मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए और नॉट नल नहीं होना चाहिए, और नॉट नल कंस्ट्रेंट हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट एनएफ हो गया, राइट। सेकेंड एनएफ में क्या है, टेबल मस्ट बी इन 1NF, राइट, एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ प्राइमरी की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड रहेगा, ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि टेबल मस्ट बी इन सेकेंड एनएफ एंड नो ट्रांजिस्टिविटी डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन, ट्रांजिस्टिविटी डिपेंडेंसी हमको रिमूव करनी, राइट। तो ये ट्रांजिस्टिविटी को हमको रिमूव करना है थर्ड एनएफ, बस ये इतना है, राइट। तो ये एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो, राइट, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन 1NF विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन 2NF with example, explain 3NF with example, what is normalization, राइट, ऐसे डेफिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे बताए हैं वो आपको याद रख लेना है, या अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, राइट। हमारे फर्स्ट एनएफ में याद रखना कि नॉट मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो मल्टी वैल्यू है, और दूसरा क्या है कि नॉट नल होना चाहिए, यानी वहाँ पे वैल्यू रहना चाहिए। सेकेंड एनएफ में क्या है कि
जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, जो प्राइमरी की नहीं है, वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आप ये सेम एग्जांपल याद कर लो एग्जाम के लिए, राइट। तो ये हमने दो टेबल में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, लार्जर टेबल को स्मॉलर टेबल में डिवाइड किया और उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन किया बाय यूजिंग द फॉरेन की, राइट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि टेबल मस्ट बी इन सेकेंड एन एफ एंड नो ट्रांजिस्टिविटी इन अ टेबल। तो ये मैंने एग्जांपल लिया जिसके अंदर हमने यहाँ पे दो टेबल में डिवाइड किया। तो बस इतना आपको याद रखना है फॉर नॉर्मलाइजेशन। और ये कंपलसरी 4 to 6 मार्क्स का ये कंसेप्ट है। और ये कैसा है कि ये टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट, आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी, राइट। तो वो चीज़ें आप इसके अंदर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये 1NF थ्रू 2NF 3NF ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो अब हम देखेंगे समर 19 का जो क्वेश्चन पेपर है, राइट, उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 में से कितना आया है, राइट। तो उससे पहले हमने विंटर 19 का क्वेश्चन पेपर देखा था, अभी हम समर 19 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन इंस्टेंस एंड स्कीमा, ये 2 मार्क्स के लिए, राइट। और हर एक डेफिनेशन के लिए 1 मार्क्स है। इंस्टेंस क्या है, द डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। यानी आपने 10:10 पे डेटाबेस का कंडीशन 10:01 पे आपने इंसर्ट किया, तो 10:01 पे उसका इंस्टेंस चेंज हो जाएगा, राइट। तो इंस्टेंस क्या है, चेंज होता रहेगा, राइट। स्कीमा क्या है, स्कीमा ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, वो स्कीमा। और स्कीमा के टाइप है फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड द व्यू स्कीमा, राइट। ये 2 मार्क्स के लिए चैप्टर नंबर 1 में से आया। लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो एडवांटेजेस क्या लिखने हैं हमको, कि रिडंडेंसी रिमूव करेगा, इन डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में होगा, राइट। फिर डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। इजी टू इंसर्ट, इजी टू डिलीट, इजी टू अपडेट, राइट। बैकअप एंड रिकवरी, कॉन्करेंसी कंट्रोल, यानी कॉन्करेंसी यानी एट अ टाइम मल्टीपल यूजर सेम डेटाबेस पे एक्सेस करेंगे, वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगा, राइट। इस तरह आप जो डिफरेंस है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और DBMS का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए, तो 4 को खाली आपको पॉइंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर बी हो गया समर 19 में, ये 4 मार्क्स का यहाँ पे हो गया, राइट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है लिस्ट DCL कमांड, राइट। तो ये 2 मार्क्स के लिए, यानी ये 6 मार्क्स का होगा। DCL कमांड का है, ग्रांट, रिवोक, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, राइट। ग्रांट, रिवोक, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। देखो 2 मार्क्स के लिए लिखा है ना, तो 4 आप लिख दो, राइट। आपको जितना आते उतना पूरा लिख दो, यहाँ पे खाली 2 ही लिखे हैं, आपको पूरा लिखना है, राइट। डिफाइन नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू डेटाबेस and what dividing the larger table into the smaller table, maintain the relationship between the table and avoid the data redundancy, right। तो ये नॉर्मलाइजेशन अभी हमने लेटेस्ट देखा। तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का हो गया, राइट। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 का है, चैप्टर नंबर 3 का है, ये चैप्टर नंबर 4 का है क्वेश्चन, हाँ। 8 मार्क्स का हमारा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। ये चैप्टर नंबर 1 का है, ओके। तो ये 4 मार्क्स का हो गया, तो टोटल ये 12 मार्क्स का हो गया। आर्किटेक्चर में आपको क्या डिफाइन करना है, 3 लेयर आर्किटेक्चर, उसमें क्वेरी प्रोसेसर एंड स्टोरेज मैनेजर, जो हमने अच्छे से चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 में हमने शायद देखा है, राइट। तो ये हमको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। ये देखो आर्किटेक्चर पूरा बनाया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आया उसको ऑप्शन में निकालना है, क्योंकि इसको आर्किटेक्चर ड्रॉ भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। और एग्ज़ाम में हमको है ना पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, स्केल पेंसिल का, फटाफट पेन से डायग्राम ड्रॉ कर देना है। आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं, राइट। तो डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट मत करना। तो ये हो गया टोटल 12 मार्क्स का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का भी, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड विथ एग्जांपल। तो ये भी हमने किया हुआ है, डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। ये 4 मार्क्स का हो गया, तो टोटल अभी 16 मार्क्स का हमारा एग्जाम में हो गया। तो डिलीट कमांड क्या है, डिलीट कमांड DML का कमांड है, और ट्रंकेट कमांड DDL का कमांड है, राइट। उसके बाद क्या है कि वेयर क्लोज आएगा डिलीट कमांड के साथ, ट्रंकेट के साथ नहीं आएगा। डिलीट कमांड स्लो है, ट्रंकेट कमांड फास्ट है। डिलीट कमांड जो डेटा को रो बाय रो डिलीट करेगा, ट्रंकेट कमांड एक ही साथ डेटाबेस को डिलीट करेगा, डेटाबेस में से डेटा डिलीट करेगा।
और टेबल को ड्रॉप करके री जनरेट करेगा। फिर उसके बाद सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, और इसका सिंटेक्स है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, राइट। तो इसका सिंटेक्स है, ये 4-5 डिफरेंस है। तो ये 4 मार्क्स का ये आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखो ये इसने अच्छे से टेबल में दिया हुआ है, आप ये यहाँ से भी पढ़ सकते हो, और हमने जो लिखवाया है पढ़ाया है उसमें से हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हो गए, 16 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये जो व्यू है वो चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट है, बहुत इजी है, हम वो चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, अभी उसको हमको नहीं देखना है। PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर, ये जो क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा हुआ है, मोस्ट IMP है। ये चैप्टर नंबर 4 है, हम जाएंगे जब चैप्टर नंबर 4 पे उसको अच्छे से देखेंगे। ओके, अच्छे से समझेंगे और प्रोग्राम भी उसके बनाएंगे। हाँ, ये देखो आया स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रू NF विथ एग्जाम्पल, ये 4 मार्क्स के लिए, राइट। तो ये 4 मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, राइट। तो मैंने जिस तरह आपको बताया उस तरह ये देखो वो वैसा ही एग्जाम्पल है, आपको ये इस तरह इसको टेबल बना के 2 कंडीशन लिखनी है, टेबल बनाना है और उसको डिवाइड करके बताना है कि ये टेबल नंबर 1 और ये टेबल नंबर 2 सेम एग्जाम्पल, राइट। तो ये 4 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स का हो गया हमारा। एक्सप्लेन इन फॉर एग्रीगेट फंक्शन विद एग्जाम्पल, एग्रीगेट फंक्शन 5 है, काउंट सम एवरेज मीन मैक्स, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। ये भी 4 मार्क्स के लिए, तो अभी तक ये 24 मार्क्स का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक ही 24 मार्क्स का कवर हो गया, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो PL/SQL का है, वो चैप्टर नंबर 4 का है, हम उसको स्किप करेंगे, हम उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो, हाँ एक्सप्लेन द स्टेट डायग्राम, एक चैप्टर नंबर 5 है, इजी है मगर हम उसको बाद में देखेंगे, राइट। अब ये देखो ये आया, इससे पहले के क्वेश्चन में था डिफरेंशिएट बिटवीन द रिलेशनल मॉडल एंड द नहीं डिफरेंशिएट बिटवीन द हायरार्चिकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया डिफरेंशिएट बिटवीन द रिलेशनल मॉडल एंड हायरार्चिकल मॉडल, राइट। ये 4 मार्क्स का है, तो ये 28 मार्क्स हमारे हो गए, राइट। अब देखो रिलेशनल मॉडल में हमको याद रखना है कि रिलेशनल मॉडल में टेबल होगा, ओके, कंस्ट्रेन हो गए, राइट। रिलेशनल मॉडल में सर्चिंग इजी होगा, राइट। रिलेशनल मॉडल में इंसर्ट डिलीट अपडेट इजीली होगा, राइट। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है, हायरार्चिकल मॉडल में डेटा ट्री वाइज होगा और रिलेशनल मॉडल में डेटा टेबल के फॉर्म में होगा, राइट। रिलेशनल मॉडल में डेटा टेबल के फॉर्म में होगा और हायरार्चिकल मॉडल में डेटा पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप यानी ट्री के फॉर्म में होगा, ट्री बनेगा और यहाँ पे डेटा टेबल के फॉर्म में होगा, राइट। उसके बाद क्या है कि रिलेशनल मॉडल में 1-to-1 और 1-to-many रिलेशनशिप होगा, यानी 1 कस्टमर मेनी ब्रांच में होगा, मेनी कस्टमर 1 ब्रांच में होगा, यानी और मेनी कस्टमर मेनी ब्रांच भी होगा, तो 1-to-many भी होगा, many-to-many भी होगा। मगर है ना जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है हिरार्चिकल मॉडल में 1-to-many होगा, क्योंकि उसका रूट 1 होगा, उसके चाइल्ड हो गए, यानी पेरेंट्स 1 होगा, चाइल्ड उसके मल्टीपल हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या 1-to-many रिलेशनशिप ही होगा, राइट। ईजियर टू एक्सेस डेटा, एक्सेस मीन्स इंसर्ट डिलीट अपडेट सर्चिंग सब इजी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू क्या होगा एक्सेस डेटा होगा कि एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में जाने के लिए हमको रूट पे जाना पड़ेगा, पेरेंट्स पे से ट्रैवल करके चाइल्ड पे जाना पड़ेगा, राइट। रिलेशनल मॉडल इज़ फ्लेक्सिबल, जो हायरार्चिकल मॉडल है वो लेस फ्लेक्सिबल है, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये डिफरेंस का एक क्वेश्चन भी पेपर में रहता है, यानी रिलेशन मॉडल का हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल का हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड व्हाट ये हमारा रिलेशनल मॉडल, ये 3 जो मॉडल है उसका आपस में एक दूसरे के साथ क्या होगा, वैसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो एसक्यूएल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये तीनों ऑपरेटर हमने क्वेरी जो हमने पढ़ी है जो लेक्चर नंबर 6 में उसके अंदर कवर हो गए। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी क्या है कि हमको प्लस करना है, जैसे सिलेक्ट 2+2 फ्रॉम डुअल, टेम्पररी टेबल लेते तो 4 आंसर आएगा, राइट। इस तरह 2-2, 2 × 2, 2 डिवाइड बाई 2, इस तरह। कंपैरिजन ऑपरेटर यानी क्या कि सैलरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, सैलरी इज लेस देन 10,000, सैलरी इज नॉट इक्वल टू 10,000, राइट। वो कंपैरिजन हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमने देखे कि सिटी पुणे एंड मुंबई, वो क्वेश्चन था हमारा
कि जो एम्प्लॉय सिटी और मुंबई दोनों में रहते हैं उसका लिस्ट निकालो। जैसे कि हमने निकाला था सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू पुणे एंड और सिटी इक्वल टू मुंबई। तो और ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है, तो वहाँ पे हम एंड करेंगे तो दोनों जगह काम करते वो आ जाएंगे, राइट। तो वे और नॉट के लिए सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी नॉट इन मुंबई। अगर ऐसा कहेगा तो मुंबई के अलावा सारे सिटी के एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी, राइट। तो ये भी क्वेरी में हमने किया है, मगर इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। मगर ये 4 मार्क्स का हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये 32 मार्क्स का हम ले लेते हैं। और ये नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद में ये पूरे ऑपरेटर्स का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत ईजी टॉपिक है, इतना कुछ टफ नहीं है, राइट। उसके बाद सारे ऑपरेटर में बिट वाइज लाइक ऑपरेटर सारे ऑपरेटर में वहाँ पे ले लूँगा, राइट। कर्सर वो चैप्टर नंबर 4 का है, 5 का है, वो हमको नहीं लेना है, अभी स्किप करेंगे। ट्रिगर भी चैप्टर नंबर 5 का है, उसको भी हम स्किप करेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है सारे, मगर अभी उसका टाइम नहीं है। ये रिकवरी चैप्टर नंबर 5 है, इसको भी जाने दो, राइट। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5 का है। इससे पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। तो 6 मार्क्स का अगर हमने क्वेश्चन है तो हमारा अभी तक 38 मार्क्स का हमारा एग्जाम में आ गया है, राइट। तो ईयर डायग्राम फॉर द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का ईयर डायग्राम, सेम डायग्राम ये विंटर 19 में भी पूछा है और समर 19 में भी पूछा है, राइट। तो यहाँ पे देखो करेक्ट एंटिटीज 2 मार्क्स है, करेक्ट सिम्बल्स 2 मार्क्स है और करेक्ट रिलेशनशिप 2 मार्क्स है, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्चुअली अलग अलग डायग्राम सबके बन सकते हैं, सभी राइट हो गए, राइट। तो ये 6 मार्क्स का हो गया, 38 मार्क्स हमारे अभी तक के एग्जाम में हो गए, राइट। अब ये देखो ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर बी 5 का बी। स्टूडेंट का स्कीमा दिया है, स्कीमा यानी टेबल दिया है, नेम मार्क्स डिपार्टमेंट एज प्लेस फ़ोन एंड बर्थ डेट, राइट। राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखना है हमको, तो ये एक क्वेरी का 1 मार्क्स है। तो जो इजी क्वेरी है, इजी वे है, उसी तरह से हमको क्वेरी लिखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो पहले भी रिपीट हुआ है, टू लिस्ट स्टूडेंट हैविंग प्लेस एज पुणे और जलगांव, राइट। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्लेस इक्वल टू पुणे और प्लेस इक्वल टू जलगांव। तो यहाँ पे और ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो गया, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज़ हो गया, राइट। दूसरा अगर इसका आंसर है तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्लेस इन पुणे कोमा जलगांव। तो इन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ हो गया है, राइट। तो यहाँ पे ये इन ऑपरेटर का यूज़ हो गया है, राइट। उसके बाद सेकेंड क्वेरी लेके टू लिस्ट स्टूडेंट हैविंग नेम डिपार्टमेंट एज डेट ऑफ रचना। यानी देखो ये क्वेरी क्या है कि नेस्टेड क्वेरी है कि वो सारे एम्प्लॉई, राइट, जो रचना के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हाँ, तो नेस्टेड क्वेरी हो गया जरा, कि रचना के डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेरी को समझना पड़ेगा। मैं इसको एक बार देखो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो आ गया। वेयर, कहाँ से, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू। अब नेस्टेड क्वेरी क्या है, क्वेरी विथ इन क्वेरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन नेस्टेड क्वेरी, तो आपको यही वाला एग्जांपल देके समझा सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेप्थ इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट नेम क्या है, फ्रॉम स्टूडेंट क्या है, टेबल नेम वो है, वेयर डेप्थ इक्वल टू। अब यहाँ पे डेप्थ इक्वल टू सिलेक्ट डेप्थ, राइट। नेस्टेड क्वेरी में याद रखना कि नेस्टेड जिसको कर रहे हैं वही सिलेक्ट में आएगा नेक्स्ट टाइम, राइट। सिलेक्ट डेप्थ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू रचना। तो पहले जो नेस्टेड क्वेरी का है, सिलेक्ट डेप्थ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू रचना, तो रचना का डिपार्टमेंट आ जाएगा और रचना के डिपार्टमेंट वाले सारे एम्प्लॉय का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये नेस्टेड क्वेरी है, तो इसको ज़रा ध्यान रखो, राइट। थर्ड क्वेरी टू चेंज मार्क ऑफ राहुल फ्रॉम 81 टू 96। तो यहाँ पे चेंज बोला है तो अपडेट क्वेरी आएगा। अपडेट टेबल नेम का स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 96 वेयर नेम इक्वल टू राहुल। तो जहाँ पे राहुल है उसके मार्क्स 96 चेंज हो जाएंगे। अब 81 वो क्या थे, 81 हो गए, 80 हो गए, कुछ भी हो गए, पर वो चेंज होके क्या हो गए, 96 हो गए, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट है टू लिस्ट द स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स फ्रॉम
कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वे डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर, एकदम इजी क्वेरी है, राइट। सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम वे डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर। उसके बाद में पांचवा क्वेरी है लिस्ट द स्टूडेंट नेम हु हैव मार्क्स लेस देन 40, राइट। तो 40 लेस देन 40, राइट। तो सिलेक्ट नेम, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपेरिजन ऑपरेटर है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन 40, राइट। उसके बाद एक लास्ट वाला क्वेरी टू लिस्ट स्टूडेंट हु आर नॉट फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर आ गया, राइट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्लेस नॉट इक्वल टू मुंबई, राइट। तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर भी आ गया, राइट। तो ये 6 मार्क्स का हो गया। तो अभी हमारा जो टोटल हो गया वो 44 मार्क्स का कवर हो गया, राइट। तो 44 मार्क्स का हमारा अभी तक का जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे आ गया है, राइट। उसके बाद इंडेक्स, ये अभी हमको नहीं देखना है, राइट। ये अभी जाने दो नेक्स्ट के लिए, ओके। उसके बाद है राइट अ कमांड टू क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर नेम मार्क्स डिपार्टमेंट विद प्रॉपर डेटा टाइप्स एंड द रोल नंबर इज अ प्राइमरी की। तो ये देखो, ये दो क्वेरी है। क्रिएट सीक्वेंस अभी हमने नहीं पढ़ा है। राइट अ कमांड टू क्रिएट एंड ड्रॉप सीक्वेंस, तो वो हमने अभी नहीं पढ़ा है। मगर इसमें क्रिएट कमांड अगर हम यूज़ करेंगे, राइट, तो हमारे 3 मार्क्स का यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अगर सेकंड क्वेरी हमने नहीं लिखा, सेकंड वाला हमने नहीं किया, तो भी हमको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं, खाली हमने टेबल क्रिएट करने के ऊपर। और टेबल क्रिएट कैसे करना है वो हमको अच्छे से आता है, राइट। तो ये 3 मार्क्स ऐड करेंगे तो हमारे टोटल हो गए 47 मार्क्स, राइट। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर नंबर 2 5 जो भी लेना है वो, और डायरेक्टली जो ये हटा दो, डायरेक्टली क्या दे दो, प्राइमरी की, राइट। ये कंस्टेंट स्टूडेंट RPK ये सब हटा दो। रोल नंबर नंबर 5 प्राइमरी की कोमा, नेम वर्कर 2 20, मार्क्स नंबर 4 और डिपार्टमेंट वर्कर 2 20, राइट। इतना खाली कर दो, राइट। तो ये हमने जो टेबल सिंपल टेबल क्रिएट कर दो, ये 3 मार्क्स का तुम्हारा हो जाएगा, राइट। और ये सीक्वेंस का हम वो अभी तक हमने नहीं किया है, तो हम वो बाद में देखेंगे, राइट। यहाँ पे देखो प्राइमरी की बहुत कॉम्प्लिकेट वे से क्रिएट किया, हमको ये वे ही एडॉप्ट नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया था टेबल लेवल कॉलम लेवल, उस तरह से आपको प्राइमरी की क्रिएट करना है। ये कॉम्प्लिकेट है, इसको हमको रिफर नहीं करना है, राइट। उसके बाद ये सीक्वेंस है, इसको हम स्किप करेंगे। फिर ये PL/SQL, देखो PL/SQL भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4, राइट। PL/SQL हम अच्छे से देखेंगे और बहुत इजी भी है। और PL/SQL अगर आपने कर लिया तो समझ लो आपका 70 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, राइट। राइट अ SQL कमांड फॉर फॉलोइंग, क्रिएट यूज़र। तो क्रिएट यूज़र क्या है, क्रिएट यूज़र नेम आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड। हमने लास्ट टाइम राहुल के लिए शायद किया था, नेक्स्ट विंटर 19 के, इससे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर आप उसको रेफर कर सकते हो। तो क्रिएट यूज़र राज कुछ भी नाम ले लो, आइडेंटिफाई बाई पासवर्ड कुछ भी ले लो, राइट। ग्रांट प्रिविलेज टू यूज़र, प्रिविलेज यानी कमांड्स, ग्रांट प्रिविलेज नेम ऑन टेबल नेम टू यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम क्या एग्जांपल देंगे, ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन एम्प्लॉय टू राज। तो उस तरह हम प्रिविलेज अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिवोक करना है तो रिवोक प्रिविलेज नेम सिलेक्ट इंसर्ट का अपडेट डिलीट या कोई भी एक कमांड का नाम लिख दो ऑन टेबल नेम फ्रॉम राज। तो यहाँ पे ग्रांट करने टाइम 2 आएगा यूज़र नेम, और रिवोक करने के टाइम पे क्या आएगा, फ्रॉम यूज़र नेम, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर फिनिश हुआ। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 53 मार्क्स का, राइट। तो समर 19 में कितने 53 मार्क्स का तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से पूछा गया है, राइट। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ऑप्शन के साथ 98 मार्क्स का होता है, राइट। तो 98 मार्क्स का होता है और उसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, राइट। तो उसमें से 53 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं तो 28 मार्क्स पासिंग है, राइट। तो 53 में से 28 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और इसमें से कुछ टॉपिक है जैसे PL/SQL वगैरह हम कर लेंगे तो हमारा 70 मार्क्स का इजीली क्या हो जाएगा, हम अटेम्प्ट करेंगे पेपर को। और 70 में से 60 70 तो आराम से, यानी 50 के अब तो हमारे मार्क्स आने ही है, राइट।
तो ये समर 19 का क्वेश्चन पेपर भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि जो विंटर 19 था उसमें 50 मार्क्स का था और ये समर 19 में 53 मार्क्स का है, राइट। तो इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, राइट, एंड कॉन्टेक्ट मी, ओके। और मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट के पास पहुँचाओ जहाँ पे बहुत से जगहों पे बच्चों के पास लेक्चर वगैरह के प्रॉब्लम्स है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, राइट। कि हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा भी पूरे महाराष्ट्र में बहुत से बच्चे हैं जिनको सोर्स नहीं मिलते, राइट। तो हमको ये काम करो, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके।